हीटिंग। तो हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सब्जेक्ट में का जो ये सेकंड टॉपिक है, ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, कितने टाइप की हीटिंग होती है, ठीक है, किसमें कितना फ्रीक्वेंसी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, वो सब पॉइंट हम एग्जाम का पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बेटा डिस्कस करूंगा आपके साथ। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो बेटा इलेक्ट्रिकल हीटिंग है क्या? बेटा इट इज ए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आपको नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक प्लस हीटिंग, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, हीट में कर रहा हूँ। और अगर पुराने टाइम में मैं बात करूँ आपसे कन्वेंशनल डेज में, तो मेरे पास हीटिंग करने का सिर्फ एक ही प्रोसेस होता था, वो भी क्या कि फायर। मैं फायर के थ्रू चीजें क्या करता था, हीट करता था। लेकिन उसे क्या है, फायर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग, और उससे होने वाली जो हीट है उसे भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के। तो यहाँ आप खुद देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कितने टाइप की हीटिंग होती है इलेक्ट्रिकल में। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा खुद देखो आप, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में खुद ही देखिए, जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू जाता है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर पावर क्या होती है, कंज्यूम होती है। और ये जो पावर होती है कंज्यूम, ये किस फॉर्म में बाहर आती है, आउट आती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके गाइस, तो आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी dissipated in form of heat. This is our formula. P is equals to I square R, V square upon R, P is equals to VI. All you know that. Power, this is current, this is resistance. So guys, this is an resistance heating. किसी कंडक्टर, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एडवांटेज लेके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट गुजरता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। लेट्स स्टार्ट सेकंड। बेटा नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडक्शन हीटिंग। आजकल आपने देखा हुआ इंडक्शन कुकर, इंडक्शन गैस, कितने सारे आप नाम सुनते होंगे। इसमें क्या करते हैं बेटा, जाहिर सी बात है कि कोई भी, जब हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मेटल प्लेट को रख देता हूँ, तो अगर ये मेटल प्लेट है, अगर इसे टाइम वेरिंग फील्ड में रख देते हैं तो इस मेटल प्लेट में क्या होगा बेटा, ड्यू टू द इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। आफ्टर दैट एडी करंट विल सेट अप इन दिस मेटल प्लेट। उससे क्या होगा, एडी करंट, जहां पे भी करंट होगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर के अंदर। तो आप खुद देखिए यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ कॉयल है, कॉयल को के अंदर हमने एक मेटल को सेट किया, और इसमें से जब हमने अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया तो यहाँ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई, और यहाँ एडी करंट की वजह से, ड्यू टू एडी करंट हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। ओके गाइस, तो इंडक्शन हीटिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक में क्या करते हैं हम, इंसुलेटिंग मटेरियल पे हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। देखिए ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, दिस इज माय इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके अक्रॉस मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हुआ, ठीक है, और यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। सबसे बड़ा एडवांटेज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या है, इट इज यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो आप देखिए, अगर आपको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट करना है तो हम आसानी से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको
इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं? तो क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके गाइज, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। ओके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम घर पे देखते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। आपने खुद देखा होगा, अगर मैं डोमेस्टिक पर्पस पे बात करूं तो दीज आर अवर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग: कुकिंग, रूम हीटर, इमर्शन वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर। ओके गाइस, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बात करूं आपसे तो देखिए कितने सारे वर्क हो रहे हैं: वेल्डिंग, मेल्टिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ड्राइंग, मेड इजीली बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग। ओके गाइस, लेट्स मूव। अब बेटा बात करूंगा क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के। सबसे पहला है बेटा, इट इज इकोनॉमिकल as comparison to conventional method for producing heat. This is most economical method for producing heat. क्लीनिनेस, बेटा आपको जाहिर सी बात है, अगर आप हीट प्रोड्यूस करते हैं, किसी वुड को अगर आप बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद क्या होगा, उसमें एशेस रह जाएंगी, राख रहेगी, और उससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होगा, डर्ट, मतलब उसमें मतलब क्लीन नहीं होगा वो, मतलब काफी एनवायरनमेंट हमारा क्या होगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, क्योंकि राख हर जगह फैल जाएगी, ऐश जैसे हम कहते हैं। तो बेटा पॉल्यूशन फ्री, अगर देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी भी वुड को बर्न करूंगा तो उससे क्या स्मोक निकलेगा, एनवायरनमेंट मेरा क्या हो जाएगा, उसमें पॉल्यूशन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक हीटिंग में ये नहीं है। इजी ऑफ कंट्रोल, बेटा इलेक्ट्रिक हीटिंग में अपनी अकॉर्डिंग के अकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे मेटल को कितने डिग्री तक गर्म करना है, मुझे उसे कितने पॉइंट तक पहुंचाना है। द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड इजिली बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म हीटिंग मिलेगी आपको। कोई भी मेटल है, अगर आप उसे गर्म करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है उसके एक पार्ट को ज्यादा गर्म हो गया, हीट हो गया, दूसरा पार्ट उसका कम हीट हुआ। आपको जो हीट मिलेगी बॉडी पर वो क्या मिलेगी, टोटली आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। हाईली एफिशिएंट है एज कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मेथड, यहाँ एफिशिएंसी लगभग 75 टू 100% के अराउंड होती है। हालांकि जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, 100% चीजें नहीं होती, आई नो अबाउट दैट, बट फिर भी ये कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है बेटा। अगर आप इंडस्ट्री में कोई चीज हीट कर रहे हैं तो वहां पर बहुत लार्ज लेवल पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मान लीजिए किसी फॉल्ट कंडीशन में फॉल्ट हो गया तो द वैल्यू ऑफ करंट विल गोज इंक्रीज, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास क्या है, ओवर करंट रिलेज। ओवर करंट रिलेज की मदद से हम उसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट करंट को। हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मैंने खुद बताया अभी एग्जांपल कौन सा है इसका, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इसका एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में किसके लिए होती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हीटिंग आर यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। बेटर वर्क कंडीशन, less floor area and high temperature are being produced with the help of electric heating. ठीक guys, so let's move further. Disadvantages, बेटा डिसएडवांटेज एक है, इलेक्ट्रिकल में हजार्ड ऑफ शॉक, फायर, फॉल्ट हो गया, ठीक है, और आपकी रिलेज काम नहीं कर पाई, तो ये भी कुछ केसेस होते हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं। कॉस्ट, कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जब लार्ज इलेक्ट्रिकल सर्विस, ठीक है, आप बहुत लार्ज अमाउंट पर इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर आप खुद ही एग्जांपल देखिए ना इसका, आप घर में अगर इमर्शन रॉड या आप सर्दियों में हीटर का यूज करते हैं
द रीडिंग विल गोज अप, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है बिल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो बेटा ये तो सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कहीं कुछ एडवांटेजेस हैं तो कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक गाइस। अब यहाँ से तो हमने सिनारियो पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। अब उससे पहले हीटिंग पढ़ाने से पहले, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, मुझे हीटिंग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना होगा कि हीट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, कितने मोड से किया जाता है। तो उसे वन बाय वन देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। लेट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है बेटा। कौन कौन से मोड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के? तो यहां सबसे पहला मोड है बेटा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। प्लीज इनके नाम आप अपने माइंड में रखिएगा, ऑप्शंस में ये पूछे जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर हीट एग्जाम्स में ऑप्शन में आ जाएगा। तो बाय 3 मेथड वी विल ट्रांसफर द हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक गाइस। लेट्स गो फर्दर कंडक्शन। अब वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। बेटा कंडक्शन में क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, कोई आपका सॉलिड मटेरियल है, ओके गाइस। अब हम सभी को पता है जो मटेरियल होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम्स के, या और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है। मान लीजिए हम थोड़े बड़े लेवल पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ओके गाइस। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज माय बी पॉइंट। तो बेटा मैंने क्या काम करा, मैंने इस वाले पार्ट को हीट करना शुरू किया। मैंने इस वाले पार्ट को क्या करा, हीट करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसमें ये वाला जो सिंगल मॉलिक्यूल है इट विल गेट हीटेड। तो जब ये हीट होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, अपना जो बगल साइड वाला मॉलिक्यूल है उसे भी अपनी हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये अपनी हीट अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा और ये प्रोसेस चेन रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे हीट प्रोड्यूस होते हुए बी पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन, ठीक है। ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। तो इसमें देखिए यहां पे खुद ही लिखा है। दूसरी बात है बेटा, इट इज डिपेंड अपॉन द, देखो जो रेट होगा कंडक्शन का ऑफ हीट, द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। प्लीज गाइज, फॉर एग्जाम पर्पज रिफैक्ट्री हीटिंग, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन हीटिंग, ओके। तो यहां पर एक फॉर्मूला भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। Q is equals to K T1 minus T2 T divided by small t, okay. This is heat transfer depend upon temperature gradient. This is the temperature difference of temperature, ठीक। This show the time, this will show the constant, this is area of cross section, this is thickness, ठीक।
तो आई होप कुछ नहीं है, एक पॉइंट को गर्म करना है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यही क्या करेंगे, एक दूसरे में हीट को ट्रांसफर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड कर देंगे। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट। नेक्स्ट टर्म कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड टू द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसका एग्जाम्पल तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है घर में, इमर्शन वाटर। तो इमर्जन वाटर में क्या करते हैं, इमर्शन रॉड को पानी के अंदर रखते हैं और उसके बाद जब हम उससे सप्लाई को ऑन करते हैं तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस में होती है, फ्लूइड में। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में फ्लूइड्स के हीट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये कन्वेक्शन पूछा जाता है, ये किस में होता है, तो सब्सटेंस, लिक्विड्स या फ्लूइड्स, इसे माइंड में रखिएगा। देखिए मैं जानता हूं शायद अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मैंने ऐसी पिक्चर लेके आया हूं आपके लिए आगे जो आपको ये पूरा का पूरा एक ही बार में क्लियर कर देगा। तो इनके एग्जाम्पल प्लीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो बेटा यहां रेडिएशन में क्या है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सोर्स टू सब्सटेंस, ये विदाउट हीटिंग द मीडियम। बस ये याद रखना है। जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए ना, सन से जो अर्थ तक जो रेडिएशन आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्या करता है, वो मीडियम को कभी भी हीट नहीं करता। विदाउट हीटिंग दैट मीडियम हमें वहां से हीट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिलती है। तो द रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो है वो कौन गवर्न करता है हमारा, इट इज गवर्न बाय स्टीफन्स लॉ। इन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी होगी टेम्परेचर की पावर 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो इसे प्लीज आप अपने माइंड में याद रखिएगा स्टीफन्स लॉ को। यहाँ पर जो रेडिएशन होगा हमारा, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, वो टेम्परेचर की पावर 4 पर होगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला E is equals to 5.72 K T1 by 104 minus T2 by 104 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक गाइस, तो इसका एग्जांपल जैसे सोलर हीटर। ठीक, इस फॉर्मूले को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो मैंने पूरे टर्म्स आपको बताए बेटा, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये पूरा का पूरा जो पिक है, इस पिक में आप देख सकते हैं सारे प्रोसेस को होते हुए। देखिए यहां पर मान लीजिए हीट प्रोड्यूस हुई है, आपने यहाँ हीट प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए सॉलिड एक रोड है आपके पास, तो यहाँ पर इसका ये वाला पॉइंट हीट होना शुरू हुआ, तो आपके हैंड तक जो हीट पहुंच रही है इट इज बाय कंडक्शन, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इसमें जो हीट आपको मिल रही है दिस इज थ्रू एयर। ओके, यहाँ पर एयर हमारी क्या हो रही है, हीट अप हो रही है, तो उसके थ्रू आपको क्या महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है। एंड दिस वन इज बाय रेडिएशन, यानी आप काफी दूर खड़े हो तब भी आपको हीट मिलती है। ठीक है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ठीक गाइस, इन द फॉर्म ऑफ हीट, समझ गए। तो ये जो पिक्स हैं ये आपको एक आइडिया दे देंगे अबाउट रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के एग्जाम्पल को तो सन और अर्थ वाला जो एग्जाम्पल है उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पानी को गर्म करना, इट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। तो यहाँ पर ये जो पिक है ये आपको चीजें क्लियर कराने के लिए। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि हीट के ट्रांसफर के कौन कौन से मोड होते हैं, तो आप उसे तुरंत बता देंगे
कि सर हीट ट्रांसफर के जो मोड होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको फिलामेंट लैंप पढ़ाया था उसी तरीके से एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है गुड हीटिंग एलिमेंट की। ठीक गाइस, गुड हीटिंग एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा वो? सबसे पहली हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा अगर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बेटा इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इतना होता है। और ऑपरेटिंग हमने कितना बताया था? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, इतना है। तो आसानी से इतने टेम्परेचर पे अपना ऑपरेशन आसानी से कर सकता है, यानी इतने टेम्परेचर तक वो आसानी से विदस्टैंड हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। नेक्स्ट बेटा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? रिमेन कांस्टेंट। क्यों? अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर क्या होगा? वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट विल गेट वेपोराइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, वरना तो क्या होगा? लाइफ ऑफ एलिमेंट विल शॉर्ट। तो प्लीज इन माइंड, इसमें देखिए बेटा ये वाले जो पॉइंट है ना, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, नॉन कोरोसिव, कोरोसिव नहीं होना चाहिए, उस पर एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? उस पर कोरोजन होगा तो वो वीक होगा और आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हमारा कभी भी वो प्रॉपर हीटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। एज यू ऑल नो दैट वी आर इंजीनियर्स, हमें कॉस्ट कटिंग के लिए रखा जाता है कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम दिया जाए, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक, तो आई होप असेंशियल रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? अब स्टार्ट होता है हमारा ओरिजिनल चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में। ठीक है, तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में मतलब कहने का मतलब हेयर फ्रीक्वेंसी विल गेट फिक्स्ड 50 हर्ट्ज। ओके, अगर मान लो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज आ रहा है तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब जो आपको पावर मिल रही है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है आपको उसी पे ही इलेक्ट्रिकल हीटिंग करनी है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग। फर्दर यहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग को डिवाइड करा गया है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसे भी माइंड में रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, फिर आर्क हीटिंग को डिवाइड करा गया है डायरेक्ट आर्क हीटिंग में, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाई फ्रीक्वेंसी रेटिंग, तो इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, it is induction heating further divided into direct induction heating and indirect induction heating। ये पॉइंट्स आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, why we call direct induction heating और indirect induction heating, क्यों हम इन्हें कहते हैं। लेट्स स्टार्ट पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाँ बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर
एक मिनट, हियर भी इफ मतलब हमें 50 हर्ट्ज आया सप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाकर हम इसे क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा हाई कर देंगे अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ये फिक्स नहीं है कि 5000 करेंगे, अभी सोचो सर ने 5000 लिख दिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो बेटा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब बस सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रोड आप हीट करेंगे वो डायरेक्ट चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मान लीजिए, इसे मैं कैसे समझाऊं आपको, आई विल टेक दैट एग्जांपल कि भाई ये मोबाइल है, ये कोई चार्ज है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, पाउडर, एनीथिंग एल्स, मुझे इसे हीट करना है। तो मैं जो इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, तो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है इसमें, ठीक है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक। तो यहां पर देखते हैं हम, तो बेटा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मेड टू पास थ्रू द सबस्टेंस, जो हमें हीट करना है, यानी चार्ज, मतलब जिस एलिमेंट को हीट करना है ना, उसे हम चार्ज भी कहते हैं, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज विद दैट चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट while passing through the charge produce I square R loss, इसे मैं यहां कर देता हूं, I square R loss which appears in form of heat. Okay guys, charge is heat up, that's it. तो यहां पर इसके ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन योर माइंड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर, सॉल्ट बाथ फर्नेस। ओके गाइस, प्लीज इन्हें माइंड में रखें, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, दीज आर आस्क्ड इन एग्जाम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ओके गाइस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो यहां पर क्या है, पहले तो सप्लाई कौन सी यूज करेंगे हम इसमें, एसी और डीसी। फिर आपसे पूछूं इलेक्ट्रोड्स, तो आप इलेक्ट्रोड्स में उसे बोलेंगे, देखिए अगर डीसी सप्लाई यूज करेंगे आप, तो यू विल यूज 2 इलेक्ट्रोड्स, फॉर एसी यू ऑल्सो यूज्ड 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा, यहां पर हम 2 इलेक्ट्रोड्स का ही यूज करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा, ठीक है, एक हॉट और एक न्यूट्रल होगा, तो वही सिंपल सा है इसमें तो। बट इफ यू विल यूज 3 फेज सप्लाई, देन we used 3 electrodes। तो आप इस डायग्राम को देखें कि यहां पर ये सप्लाई है, दिस सप्लाई इज कनेक्टेड विद, मान लीजिए डीसी सप्लाई ली, दिस इज चार्ज। अब चार्ज को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज पाउडर। अब चार्ज है क्या, द substance we want to heat। ओके, जस्ट रिमेन योर माइंड, जो चार्ज है आपका, जो जिसे आप हीट करना चाहते हैं, वही हमारा चार्ज है। अब उसका चाहे स्टेट कैसा भी हो, सॉलिड है, लिक्विड है, पाउडर है, इट डजंट मैटर, ठीक है, हमें तो उसे क्या करना है, हीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेटा, here you will see high resistive powder। तो यहां पर ये जो हाई रेजिस्टिव पाउडर है, ये चार्ज के ऊपर हमने जो इस पाउडर को
रखा हुआ है, इसका एक पर्पस है, ठीक है। इट अवॉइड द शॉर्ट सर्किट between the two electrodes. ओके गाइस, ये क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है, मान लो आप एग्जांपल ले लो, आप इस हाई रेजिस्टिव पाउडर को नहीं रखते तो क्या होगा, अगर आप कोई सॉलिड मतलब आप लिक्विड कोई मटेरियल ले लें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड आपस में क्या होंगे उस लिक्विड में, दे विल शॉर्ट सर्किट विद ईच अदर। ओके, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में रखना पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन दिस resistance heating, in this resistance heating the automatic temperature control is not possible। ओके गाइस, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नॉट पॉसिबल, ये इसका एक तरीके से कह लीजिए डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, बट द हीटिंग efficiency is higher in direct resistance heating। सो गाइज, आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको इसका क्लियर करा दिया है। अगर एग्जाम में भी कहीं लिखने को आएगा आपको तो आप बड़ी आसानी से लिख देंगे इसे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है और पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी, कहाँ यूज होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले, अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। भाई एफिशिएंसी तो हाइयर होगी ना भाई, डायरेक्ट फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, चार्ज से इलेक्ट्रोड, तो सारी जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस इलेक्ट्रोड के अंदर वो इस चार्ज के अंदर क्या हो रही है बेटा, ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, व्हाट विल हैपन इन दिस। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि करंट पासेस थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, आई स्क्वायर आर losses produce which appears in the form of heat। मतलब क्या है इसका, मतलब कुछ इस तरीके से है इसका कि इसमें अब इलेक्ट्रोड जो है वो हीट होगा, इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे एक ओवन में रख दिया इस इलेक्ट्रोड के, और इस ओवन के चारों तरफ आपने क्या करा, इस तरीके से कर दिया, इस चार्ज को ऐसे रख दिया। तो ये जो ओवन है और चार्ज के बीच में क्या हो गया, एक मीडियम है। तो हीट अब जो ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। कोई मीडियम आ गया, ठीक है, तो हीट यहां पर क्या होगी, ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले क्या था, जब फिजिकली डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड था तब तो मैंने इसे क्या कहा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। बट अब क्या है, ये चार्ज से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ये चार्ज है जिसे मैं हीट करना चाहता हूं, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस मतलब इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। प्लीज कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीट ट्रांसफर मोड क्या होता है। तो वाटर हीटर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर, सोल्डरिंग आयरन, हॉट प्लेट, फ्राइंग पैन और इलेक्ट्रिक ओवन इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग।
सो दिस इज अवर इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखिए आप, इलेक्ट्रोड को मैंने सेपरेटली एक अलग से चैम्बर में रखा है और यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है और ये चार्ज है। तो यहाँ से जब ये करंट जाएगा, here produce I square R, तो ये क्या है हमारी हीट, and this heat will getting transferred to charge। ये हीट ट्रांसफर होगी चार्ज के थ्रू, चार्ज को थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके गाइज, तो here I am going to discuss some point with you। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। क्या सबसे पहला पॉइंट बेटा, जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते थे हम, वो यहां कर सकते हैं। ठीक गाइस, सेकंड, बट efficiency of this method is less as comparison to direct resistance heating। ओके गाइस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। दिस मेथड is used in industry to heat the large amount of charge। ओके गाइस, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने के कुछ पॉइंट्स वही हैं कि आपकी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस मोड के थ्रू ट्रांसफर होगी, क्योंकि कंडक्शन में तो डायरेक्टली हो जाएगी, बट इस मेथड के अंदर कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी चार्ज को। ठीक है गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है बेटा रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। तो बेटा अगर आपने मेरा लैंप वाला लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपसे क्या एक्सप्लेन करा था, वहां पर टंगस्टन बल्ब के बारे में बताया था। और मैंने बताया था टंगस्टन बल्ब हमें लाइट तो देता ही देता है, फिलामेंट बल्ब, साथ के साथ अगर हम उसके पास जाते थे, अगर आप अपना हैंड उसके पास लेके जाएंगे तो हमें हीट भी मिलती थी। तो वो जो हीट होती थी वो हीट हमें किस मोड के थ्रू ट्रांसफर होती थी, मैंने बताया वहां रेडिएशन मोड के थ्रू ट्रांसफर होती थी। ओके, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक लैंप की तरीके से समझ लीजिए। तो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहां यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्राइंग द पेंट, जहां पेंट इंडस्ट्री होती है या आपने कहीं पेंट किया है किसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को और उसे आपको सुखाना है, उसे ड्राई करना है, तब मैं कौन सी मेथड का यूज करूंगा, रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। ये पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ हीटिंग दैट वी आर यूज इन ड्राइंग द पेंट, तो आप आंसर देंगे कि रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। ओके गाइस, इट इज मोर देन सफिशिएंट, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब रेडिएशन के मोड के थ्रू कैसे ट्रांसफर होती है ये सब मैं आपको बता चुका हूं। लेट्स मूव फर्दर। बेटा आर्क हीटिंग जो होती है, इसका जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग मोड है और इनडायरेक्ट हीटिंग मोड है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आज बता देता हूं आपको कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या है
कि इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए आप और उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस करके, ठीक है, क्या ट्रांसफर करी जाती है? हीट। अब देखते हैं यहां पर क्या है, आर्क इज मेड स्ट्राइक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज। तो चार्ज होगा और उसके बीच में, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? आपका आर्क। उसके थ्रू हमारा क्या होगा? हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज एब्सॉर्ब्ड बाय द चार्ज, दस हीटिंग इज डन। इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा? सेम एज जैसे आर्क इज मेड टू स्ट्राइक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड हीट ऑफ आर्क देन पास्ड ऑन चार्ज थ्रू रेडिएशन। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये कल मैं पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर करा दूंगा दोनों पॉइंट, यहां सिर्फ इंट्रो दिया है इनका। सो गाइस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट मेथड। इसमें क्या है, किसी बॉडी को हिट करने के लिए उसमें काफी सारे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फॉल आउट करें तो वह इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से वो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? हीट अप हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, आपका ऐसा समझ लीजिए इससे कि आप इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही आप उसे स्ट्राइक करेंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो उस बॉडी से इजेक्ट होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी मतलब स्ट्राइक होने से पहले, मतलब जैसे स्ट्राइक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। ठीक गाइस, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे हम, डोंट वरी। जस्ट मैंने आज आपको जो पावर हीटिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है। उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग आज हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम आर्क और बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग भी देखेंगे और बाकी इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक भी। नेक्स्ट है बेटा, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। क्या रीजन होते हैं आपके हीटिंग एलिमेंट के? देखिए, जो रिक्वायर गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर आपसे कि किस कारण से हमारा हीटिंग एलिमेंट फेल हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। तो बेटा हॉट स्पॉट्स में क्या है आपका कि मान लीजिए कोई नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, दिस इज कॉइल, ठीक है, दिस इज कॉइल। यहां पर क्या है कि जब आप इससे मल्टीपल ऑपरेशंस लेते हैं तो धीरे धीरे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर वीक पॉइंट पर क्या होता है, आपको कुछ ग्लो दिखेगा। जैसे आपने अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, कहीं घर के पास कोई वायर, तो इन समर्स कहीं पे वायर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है, हीट होके ग्लो करने लगता है। वो हमें नाइट में आसानी से दिखता है। तो वहां से वो पॉइंट क्या होता है, डे बाय डे डेप्रिशिएट होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि वायर, वहां से एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ड्यू टू द ऑक्सीडेशन लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट गोइंग डिक्रीज, एम्ब्रिटलमेंट ड्यू टू गेन ग्रोथ, कोरोजन और मैकेनिकल फेलियर। तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फेलियर फॉर नॉलेज पर्पस, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, सो गाइस, आज के लिए हम सेशन इतना रखते हैं। इससे ज्यादा सेशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है जो इफेक्टिव हमारी लर्निंग है वो बहुत कम हो पाती है इस रिकॉर्डेड वीडियो में।